हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। आज फटाफट सीरीज में देखने वाले हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। ठीक है, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मतलब जैसे अभी तक हम फटाफट सीरीज में देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस में भी हमने देखा कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आपको एनिमल्स में भी पढ़नी है, प्लांट्स में भी पढ़नी है। सेम यहाँ नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एनिमल में भी देखेंगे, प्लांट्स में भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एनिमल से। एनिमल में सबसे पहले आपको देखना है न्यूरॉन को। न्यूरॉन की डायग्राम अच्छे से पता होनी चाहिए बालकों आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारी डेंड्राइट है। सो सबसे पहले ये डेंड्राइट्स होती हैं। उसके बाद क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है आपको, यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी है ना। देन दिस इज एक्सॉन एंड देन दिस इज व्हाट, दिस इज नर्व एंडिंग, है ना। इंफॉर्मेशन आएगी कैसे, इंफॉर्मेशन हमेशा पहले यहाँ डेंड्राइट से आएगी यहाँ पे, एंड देन वो ट्रैवल करेगी थ्रू सेल बॉडी, थ्रू एक्सॉन एंड देन लास्टली नर्व एंडिंग में, है ना। तो ट्रैवल, उसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले डेंड्राइट्स, देन उसके बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन एंड देन लास्टली नर्व एंडिंग, है ना। हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है थ्रू न्यूरॉन, इसी को इम्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना न्यूरॉन्स हमेशा चेन में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसको सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है थ्रू न्यूरॉन इट इज कॉल्ड इम्पल्स, और जो दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन आएगी, फिर सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, फिर उससे अगला न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन में भी पहले फिर डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, वो सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, याद क्या रखना है कि यहाँ पर सिनैप्स पर केमिकल ट्रांसमिशन होता है। केमिकल ट्रांसमिशन से मेरा मतलब क्या है कि ये जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, सो सिनैप्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो केमिकल फॉर्म में ट्रैवल करती है, और न्यूरॉन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रैवल करती है। माने नर्व एंडिंग ने केमिकल्स छोड़े सिनैप्स पे। अब ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स क्या करेंगे, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट पर आकर चिपक जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। जैसे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे डेंड्राइट पे आके बाइंड करेंगे ना, तो हमारे न्यूरॉन में करंट जनरेट होगा, और यही करंट पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करेगा। देन अगेन एंड पे जाके क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये करंट एंड पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर छुड़वा देगा। सिनैप्स में केमिकल फॉर्म, तो याद रखना है सिनैप्स में केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है। यहाँ एग्जांपल दे दिया है आपको। ठीक है, ये मसल सेल आपको बता दिया है, और एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग बता दी है। सिर्फ न्यूरॉन टू न्यूरॉन हमेशा इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, न्यूरॉन टू एनी सेल, कोई भी सेल हो सकता है, मसल सेल हो सकता है, कोई दूसरे टिश्यू का सेल हो सकता है। ठीक है, सो इनके बीच में भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है। सीक्वेंस वही सेम है कि नर्व एंडिंग से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। यहाँ पे ये जो मसल सेल है और ये जो नर्व एंडिंग है, इनके बीच का स्पेस, जिसे सिनैप्स भी बोल सकते हो, या फिर और स्पेसिफाई करके बोलूँ तो इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है उस पे जाके अटैच करेंगे, मसल सेल के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। मतलब बात वही है, समझ रहे हो कि क्रोनोलॉजी वही है, अलग अलग जगह अप्लाई हो रही है बस। ठीक है, तो यहाँ की ज़्यादातर वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। मसल फाइबर बोले तो मसल सेल, कैपिलरी आप जानते हो, एक्सॉन ऑफ मोटर जंक्शन, मतलब जो लास्ट हमारा मोटर न्यूरॉन होता है उस मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है, और नर्व एंडिंग है। ठीक है, नर्व एंडिंग और मसल सेल के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल दिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आसान भाषा में ये सिनैप्स है। ठीक है, सिनैप्स है। उसके बाद इसे और क्लोजअप व्यू में दिखाया है। ये देखो, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ दिखा रखे हैं, ये मेम्ब्रेन दिखा रखी है। तो देखो क्या लिखा है, प्री सिनैप्टिक टर्मिनल, माने सिनैप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन किसकी होगी, नर्व एंडिंग की होगी। और क्या लिखा है, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन,
पोस्ट मतलब आफ्टर, सिनैप्स के आफ्टर वाली मेम्ब्रेन किसकी होगी, मसल सेल की होगी। सो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है वो हमारी यहाँ पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन हो गई है। अगर न्यूरॉन होता तो किसकी होती, अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट की, है ना, समझ गए। आगे चले, रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे हमें देखना है। रिफ्लेक्स एक्शन याद करेंगे फटाफट से, क्या था, सडन, इमीडिएट, इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना, जहाँ पर आपको पता भी नहीं है, अनकॉन्शियसली आप रिएक्ट कर रहे हो, है ना, कि ऐसे यहाँ पे ऐसे हाथ रखने वाले हो, देन यू रियलाइज कि सरफेस बहुत गर्म है, देन यू जस्ट रिमूव योर हैंड, है ना, या फिर मिट्टी आँख में पड़ती है, यू सडनली स्टार्ट ब्लिंकिंग योर आइज, या फिर आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो रोड पे और बहुत स्पीड से सामने से व्हीकल आ रहा है, आप उधर देख भी नहीं रहे हो, बट यू जस्ट मूव योर फ्रेंड फ्रॉम देयर कि हट जाए भैया, बहुत तेज से आ रही है, उड़ जाएगा आज, है ना। तो ये सब क्या है, यही हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में आपको कॉम्पोनेंट्स बेटा याद रखने हैं। सबसे पहले तो देयर आर कॉम्पोनेंट्स इन योर बॉडी जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं। आसपास टेम्परेचर बढ़ गया है, या फिर आसपास कुछ किसी और तरीके का चेंज है, मतलब स्टिमुलस, समझ रहे हो, चेंज इज स्टिमुलस। तो कोई भी चेंज है उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। फिर ये रिसेप्टर्स ने चेंज को डिटेक्ट किया है। अब डिटेक्ट करने के बाद किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना, ये कि जाओ जाओ बताओ बॉडी में ये ऐसी आसपास चेंज हो गया है, थोड़ा सा देखो एक्शन वैक्शन क्या लेना है ना। तो ये इस बात को लेके कौन जा रहा है, सेंस करने वाले सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंस करने वाले सेंसरी न्यूरॉन ये बात को ले जाएंगे कहाँ, ब्रेन तक नहीं ले जा सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ब्रेन के पास लेके जाएंगे, ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा उस बात की, प्रोसेसिंग करने के बाद कोई रिस्पॉन्स सोचेगा, रिस्पॉन्स देगा, टाइम बहुत लग जाएगा, तब तक आप अपना हाथ यहाँ हॉट सरफेस पे रख के जला चुके होंगे, कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का। तो अपने को इमीडिएट रिस्पॉन्स देना है, तो यहाँ ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं भैया, ठीक है। यहाँ पे बीच में रख दिया हमने स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में होता है रीले न्यूरॉन। रीले न्यूरॉन क्या कर रहा है जी, रीले न्यूरॉन बेसिकली दो जो हमारे यहाँ पे न्यूरॉन होंगे, एक तो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन देगा, है ना, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। रीले न्यूरॉन कहाँ मिलता है जी आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। इफेक्टर मसल है जिसने एक्चुअल में एक्शन लेना है, उसको जाके बताना है कि भैया हाथ हटा जल्दी वहां से, है ना, इस तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन देता है। तो मोटर न्यूरॉन के बाद क्या है, इफेक्टर। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, बहुत बार बोर्ड आपको ऐसी इमेज दे देता है, ये वाली तो नहीं देगा यार, वो आपको एनसीईआरटी में जो इमेज दी है वो दे देगा और बोलेगा लेबलिंग करो। तो लेबलिंग पता होनी चाहिए, पहले सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, फाइनली ह्यूमन ब्रेन आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लो बस, कि आपने जो यहाँ नर्वस सिस्टम पढ़ना है एनिमल्स में, है ना, नर्वस सिस्टम जो आपने एनिमल्स में बालकों पढ़ना है, यहाँ पे वो दो प्रकार का है। एक प्रकार है हमारा यहाँ पे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा PNS है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हटा के जो भी बच गया नर्वस सिस्टम में वो है ना। बेसिकली यहाँ पे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स है, तो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स आ रही हैं वो नर्व्स हैं। नंबर याद रखें इनका थोड़ा, है ना, वैसे तो आना कठिन है बट फिर भी 12 होती हैं, 12 पेयर, ठीक है, P लगा रही हूँ यहाँ, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक। आगे चलेंगे, ह्यूमन ब्रेन पर आ जाओ फटाफट से। ह्यूमन ब्रेन को हम पढ़ चुके हैं एक बार, हमने प्रॉपर जो हमारा चैप्टर बना हुआ है जो थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन का, जिसमें हमने डीप और डिटेल में बात करी है ना। उसके अलावा मैंने फिर इस पे ह्यूमन ब्रेन पे वो भी बनाया यार वीडियो, कौन सा, क्या बोलते थे उसको हम, कॉन्सेप्ट बूस्टर भी बनाया हुआ है, तो देख लेना। यहाँ पे फटाफट से बताऊंगी, 3 पार्ट में ब्रेन है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। फोर ब्रेन में सिर्फ तुम्हें एक चीज़ पढ़नी है, सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और ये क्या करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है, जहाँ पर भी तुमने सोच विचार करना है, थिंकिंग करनी है, ये सेरिब्रम काम करेगा फोर ब्रेन का, ठीक है। अच्छा, फोर ब्रेन का एक और पार्ट यहाँ पढ़ ही लो, लगे हाथ, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के ऊपर ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसी को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। आपको भूख लगती है, कब भूख लगती है, ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है।
H फॉर हाइपोथैलेमस, H फॉर हंगर। तो फोर ब्रेन में दो पार्ट हो गए हमारे, क्या क्या, सेरिब्रम हो गया जो लार्जेस्ट पार्ट है, जो थिंकिंग कर रहा है सारी, और हाइपोथैलेमस जो हंगर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में अपन को ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। मिड ब्रेन क्या है, इट बेसिकली कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। खत्म, आगे चलो। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ते हैं सेरिबेलम, लीफ लाइक। ये जो लीफ लाइक पार्ट है ये हमारा सेरिबेलम है। किसका है, हाइंड ब्रेन का है। सेरिबेलम, बेलम बैलेंस, ठीक है, याद रखना इसको, BE बेलम, इससे बैलेंस। तो जो भी आप सीधी लाइन में चल पाना आपका, या ढंग के पोस्चर में खड़े हो पाना, ये सब कौन देख रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, पॉन्स और मेड्यूला। पॉन्स और मेड्यूला बहुत इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस देखते हैं जो कि हमारे जीने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। जैसे हार्ट बीट हो गया, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, समझ रहे हो, ये सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन देख रहा है, पोन्स और मेड्यूला। इसकी इमेज भी याद रखें, ये वाली नहीं, NCERT वाली, क्योंकि अगेन ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे, लेबलिंग में दे देंगे। ऊपर पॉन्स आता है, नीचे मेड्यूला आता है, मेड्यूला से ही ओरिजिनेट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। आगे चलेंगे, प्रोटेक्ट कौन कर रहा है इन्हें, ये जो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन देख लिए हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन्हें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा ये स्कल या क्रेनियम जिसे बोलते हैं, स्कल या क्रेनियम जिसको बोलते हैं बाल को, ठीक है। तो ये बोनी बॉक्स तो रहते ही रहता है, उसके अंदर कुछ मेनिंजेस भी होती हैं, वो भी प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वर्टिब्रल कॉलम, आप जानते हैं 33 होती है नंबर में, है, और हर एक को निकाल के देखोगे तो इनके बीच में क्या है, ऐसे ना छेद सा होता है, ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे छेद सा होता है, और इस छेद में से ये हमारी बंडल ऑफ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स को ही तो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो ये पास करती है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए ये हो गए वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद क्या है, नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करा रहा है, भैया नर्वस टिश्यू अकेले एक्शन नहीं कर सकता, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, रिले कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, वो एक्शन नहीं करा सकता, ठीक है। एक्शन कराने के लिए चाहिए अपने को मस्कुलर टिश्यू, 9th में पढ़ चुके हो। मस्कुलर टिश्यू एक्शन क्यों कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है उसके। पहली बात, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं मसल सेल्स के पास, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की मदद से यहाँ पर पेयर ऑफ मसल होते हैं जो लेंथन शॉर्टन होते हैं, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं तो पेयर ऑफ मसल्स लेंथन शॉर्टन हो पाते हैं। यहाँ पे जब वर्किंग आप देखोगे ना, वर्किंग में हमेशा आपको देखोगे कि पेयर ऑफ मसल्स होते हैं, पेयर ऑफ मसल्स होते हैं और दोनों ही उल्टे तरीके से काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक ने छोटा होना है, एक ने एलोंगेट होना है। छोटे होने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन, और एलोंगेट होने को क्या बोल देंगे, रिलैक्स या लेंथन, ठीक है। सो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइसेप ट्राइसेप का। जब भी आपको इस चीज़ को, ये वाला जो पार्ट है आपके आर्म का, इसको पुल करना है, उस केस में आपका जो बाइसेप है बेटा वो छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ट्राइसेप जो है नीचे वाला वो क्या, रिलैक्स हो जाता है, मस्त मौज, है ना। अब इसको नीचे कर दो, ऊपर वाला आपका क्या है, मस्त रिलैक्स है, नीचे वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, शॉर्टन हो गया है, तभी वो नीचे आ पाया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मसल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक वे में काम कर रहे हैं, सो इसीलिए मूवमेंट हो पा रही है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, दूसरी चीज हमारे जो मसल्स है पेयर में काम करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, जिस वजह से मूवमेंट हो पाती है। 2 पॉइंट याद रखेंगे। आगे लास्ट टॉपिक है हमारे एनिमल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें आपने कौन कौन से देखने हैं, ये सारे ग्लैंड मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो हार्मोन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन से होने चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होने चाहिए, बोले तो डक्टलेस ग्लैंड्स, जो कि क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने जो सिक्रीशंस है उसे ब्लड में डाल देंगे, ब्लड का सहारा लेके वो टारगेट साइट पे पहुंचते हैं, जो ये हार्मोन्स है, ठीक है। इसमें किस किस के पढ़ने हैं आपको, पिट्यूटरी का पढ़ना है जी, GH, ग्रोथ हार्मोन बोन्स पे एक्ट करता है और आपकी हाइट बढ़ाता है, बोन्स पे एक्ट करता है, हाइट बढ़ाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो जाइजेंटिज्म होगा, आप एक्सेसिवली टॉल हो जाओगे, और कम मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, आप छोटे रह जाओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको पढ़ना है थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, ये देखो यहाँ बना हुआ है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है आपके थ्रोट रीजन में, प्रोड्यूस करता है हार्मोन थायरोक्सिन, ठीक है।
थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में, उसको बनने के लिए लगता है आयोडीन। अब यहाँ है ज़रूरी बात, अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, जिस वजह से आपको बीमारी हो जाएगी। क्या? गोइटर। इसमें नेक ऐसे स्वॉलन हो जाता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही सूज जाता है। समझ में आ गई? थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, काम क्या है उसका? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। प्रॉपर मात्रा में यूटिलाइजेशन हो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का, इसका ध्यान कौन कर रहा है? थायराइड ग्लैंड कर रहा है। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास का डाइजेस्टिव वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं हम, है ना, एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं देख रहे हैं, एंडोक्राइन फंक्शन देख रहे हैं, जिसमें आपने बस पढ़ना है इंसुलिन, जो क्या करता है? ब्लड शुगर को कम करता है। आई एम सॉरी, ब्लड शुगर को कम करता है। अगर आपके बॉडी में ढंग से पैनक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इंसुलिन को, तो बीमारी हो जाएगी आपको। कौन सी? डायबिटीज। डायबिटीज बीमारी हो जाएगी क्योंकि ब्लड शुगर हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? ओवरी और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड एंड टेस्टोस्टेरोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओवरी एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को। दोनों ही सेक्स हार्मोन्स हैं, तो आपकी बॉडी में प्यूबर्टी के वक्त जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ये हो गए, आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने एनिमल्स को पढ़ा है तो प्लांट्स को भी पढ़ना है जी। नेक्स्ट, प्लांट्स में आपको दो तरीके की मूवमेंट्स देखनी है। पहली मूवमेंट है जो कि इमीडिएट है, जो एक रिस्पॉन्स है। मान लो बहुत देर से किसी प्लांट को उंगली करी जा रहे हो और वो प्लांट कौन सा था? मिमोसा पुदिका था या छुई मुई पौधा था, तो उसमें क्या होगा? लीव्स तुरंत से बंद हो जाएंगे। देर भी लाइक कर लो उंगली भैया, वी डोंट केयर। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, मच्छर खाता है ये। ठीक है, जैसे ही मच्छर इसको अपने आसपास महसूस हुआ या इसके इस पे टच हुआ मच्छर, यहाँ पे मच्छर बनेगा नहीं मुझसे, है तो मॉस्किटो लिख देती हूँ, बन ना पाएगा मुझसे अभी इस समय, है ना। मॉस्किटो जैसे ही इसके ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स पे बैठा तो क्या करेंगे? फटाफट से लीव्स खुद को बंद कर लेंगे। जो जबड़ा है इनका, जबड़े वाले लीव्स को बंद कर लेंगे। क्यों? ताकि ट्रैप कर पाए उस इंसेक्ट को और खा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सनफ्लावर्स को अगर आप देखो तो सनफ्लावर्स इतने बड़े फैन हैं सन के, जितने तुम शाहरुख खान के नहीं हो। समझ रहे हो? पूरा ट्रैक कर रहे हैं कि सन कहाँ जा रहा है भैया, अरे ईस्ट से निकला है वहाँ देखो, अरे नहीं 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 ये तो वेस्ट पे जा रहा है वहाँ देखो, अरे रे गायब। समझ रहे हो? पूरा ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सन जा रहा है उधर उधर अपनी खोपड़ी घुमा रहे हैं। कौन? ये सनफ्लावर्स। तो इस तरीके की मूवमेंट है, यहाँ कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं है, ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है। समझ रहे हो? भी इमीडिएट रिस्पॉन्स। मूवमेंट यहाँ पे फास्ट है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जैसे मिमोसा पुदिका की लीव्स की बात करूँ, एक ही डायरेक्शन में क्लोज हो जरूरी नहीं। वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करूँ, हमेशा एक ही तरीके से क्लोज हो जरूरी नहीं, है ना। डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, और ग्रोथ यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है। इस तरीके के मूवमेंट्स को हम नेस्टिक मूवमेंट्स बोल देते हैं। इसमें भी टाइप्स देखने को मिलते हैं स्टिमुलस के आधार पर। जैसे यहाँ पे स्टिमुलस सन है, लाइट है, तो ये क्या हो गया? फोटोनेस्टी हो गया। यहाँ स्टिमुलस टच है तो ये थिग्मोनेस्टी हो गया। यहाँ भी स्टिमुलस टच है इसलिए ये थिग्मोनेस्टी हो गया। थिग्मो का मतलब टच। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट्स पे आ जाते हैं। अरे यार मैंने पहले ही सस्पेंस रिवील कर दिया ना, चलो कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है नेस्टिक मूवमेंट से। समझ रहे हो कैसे ऑपोजिट है? पहली बात तो बहुत स्लो है यार, यहाँ चीज़ें बहुत स्लोली हो रही है क्योंकि ग्रोथ रिलेटेड काम है यार। आप एक दिन में नहीं बढ़ जाते ना, टाइम लगता है। ऐसे ही यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है तो टाइम लगता है, कभी कभी तो इतना टाइम लगता है कि आप शायद ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते उसको, बिकॉज ह्यूमन्स आर नॉट पेशेंट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनको जब कंपेयर कर रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट से, बहुत स्लो है, डायरेक्शन ओरिएंटेड है, या तो हमेशा टुवर्ड्स द स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ठीक है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस होंगे तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा, और अवे फ्रॉम स्टिमुलस होंगे जी तो नेगेटिव स्टिमुलस, सॉरी नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। समझ गए? टुवर्ड्स पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अवे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। समझ में आ गई ये बात? और क्या बोला मैंने? स्लो बोल दिया, डायरेक्शन ओरिएंटेड बोल दिया। ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं,
जिम्नास्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, है ना। अब एग्जाम्पल देख लेंगे। सबसे पहले ये पौधे को देखो, पौधे में जो शूट होता है, ऊपर वाला सिस्टम होता है, वो हमेशा टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। पहली बात तो ये फोटोट्रॉपिज्म है, क्यों? क्योंकि फोटो स्टिमुलस है यहाँ पे, है ना। शूट हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी और रूट हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। चाहे कितना भी उलट के रख लो, रूट वाली साइड को ऊपर की तरफ रख दो, कुछ दिनों बाद देखोगे रूट बेंड करके नीचे ही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका दूसरा भी फंक्शन है ना, जियोट्रॉपिज्म। जियो बोले तो ग्रेविटी, ग्रेविटी यहाँ पे स्टिमुलस है। अब रूट्स हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी, इसीलिए भले आप उलट के उसे रख दो कि भैया अब तो हमने उल्टा रख दिया, अब तो तू सन की तरफ ग्रो करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है। और शूट हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करेंगे, तो भले आपने रूट को ऐसे नीचे की तरफ रख दिया, बट अब वो बेंड करके ऐसे ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे कीमोट्रॉपिज्म है। इसमें क्या होता है कि पोलन ट्यूब ग्रो करती है ना, और पोलन ट्यूब ग्रो करके हमेशा ओवरी में कैसे फ्यूज हो जाती है, ओवरी तक कैसे पहुंच जाती है। तो ओवरी बेसिकली कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, जिसको सेंस करके पोलन ट्यूब को डायरेक्शन मिल जाती है कि उसे किस तरफ जाना है, और इसीलिए वो ओवरी के पास पहुंच जाती है। समझ में आ रही है? कीमोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है कि ओवरी कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रही है फ्लावर में, जिस केमिकल्स को सेंस करके पोलन ट्यूब उस तक पहुंच जाती है। दिस इज कीमोट्रॉपिज्म। थर्मोट्रॉपिज्म, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। कुछ कुछ प्लांट्स है थ्राइव कर जाते हैं अच्छे मतलब हॉट टेम्परेचर में, देन कुछ प्लांट्स है वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। पता नहीं कैसे प्लांट है। सबसे अच्छा मौसम लगता है मुझे तो विंटर्स का, कोल्ड में इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, ठीक। आगे चलेंगे, प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। दो तरीके के, प्रमोटर और इनहिबिटर। प्रमोटर में 3 है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्बरलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब एक एक करके इनका फंक्शन देख लेंगे। ऑक्सिन में क्या होता है? ऑक्सिन हेल्प सेल टू ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, सेल्स को बोल रही हूँ, सेल्स ग्रो लॉन्गर। साइटोकिनिन में क्या होता है? सेल डिवीजन होती है, रैपिड सेल डिवीजन होती है। जिब्बरलिन में यार क्या बताया तुम्हारी बुक में? एक सेकेंड, हाँ ठीक है। एज पर योर बुक, जो कि वैसे थोड़ा सा अलग है, बट एज पर योर बुक मान लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी पे सवाल नहीं करते हैं ना। सो ग्रोथ ऑफ स्टेम, ग्रोथ ऑफ स्टेम में हेल्प करती है, ठीक है। इनके फंक्शन हो गए। एथिलीन ओनली गैस, गैस हार्मोन है, ठीक है। इनहिबिटर्स पर हम लोग आ गए हैं। ये क्या कराता है? राइपनिंग करा देता है, तुरंत से किसी भी फल को पका देगा। केले आपके कच्चे थे, पका दिया आपने, या फिर आप मार्केट से फ्रूट्स लेके आए, उसमें से एक फ्रूट खराब था, तो उस फ्रूट को निकाल के अलग रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस फ्रूट में से इथिलीन रिलीज होगा, तो खुद तो सड़ा है ही, बाकियों को भी सड़ा देगा, ठीक है। तो संगति का असर होता है, माँ बाप गलत नहीं बोलते बेटा, होता है, ठीक है। तो क्या है? इथिलीन वो रिलीज करेगा, इसलिए अच्छा है उसको निकाल के अलग रख दो, तो बाकियों को नहीं सड़ाएगा। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट्स में। ये एब्सिशन करा देता है ग्रोथ का पूरे तरीके से, स्टॉप करा देता है, स्टॉप्स ग्रोथ इन प्लांट्स। एब्सिशन करा देता है, एब्सिशन का मतलब ही होता है रोक देना, ठीक है। सो ये याद रखने हैं। 3 प्रमोटर्स हैं, ऑक्सिन, जिब्बरलिन, साइटोकाइनिन। 2 इनहिबिटर्स हैं, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ठीक। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भैया कैसे फोटोट्रॉपिज्म के वक्त हम देख रहे हैं कि बेंडिंग हो रही है। वो बेंडिंग क्यों हो रही है बेटा? ऑक्सिन्स की वजह से हो रही है। देखो इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। क्या होता है? सबसे पहले तो ऑक्सिन आपको टिप ऑफ शूट पे मिलता है। कहाँ मिलता है? टिप ऑफ शूट में मिलता है, और दोनों साइड्स पे इक्वली बराबर तरीके से बटा होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। ये टिप ऑफ ऑक्सिन है, यहाँ पे बराबर हिस्सों में बटा होगा हमारा जो ऑक्सिन है। बट ये चिढ़ता है सूरज से, समझ रहे हो? जिस तरफ सूरज की किरणें आएंगी उस तरफ नहीं बैठ सकता ये, इसको प्रॉब्लम है इस चीज से। तो अब यहाँ से आ गई किरण, सूरज की किरण, ठीक है। इसने क्या किया? अपना दल बदल लिया, अपनी जगह बदल ली कि भैया यहाँ पे पड़ रही है सूरज की किरण, यहाँ पे मैं यहाँ नहीं रुक के मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ आ गया। समझ रहे हो? मतलब लड़कियां कॉन्शियस होती है ना, धूप में नहीं बैठेंगी टैनिंग हो जाएगी वाला सिस्टम है, तो धूप में नहीं बैठ सकता, दूसरी तरफ आ गया। अब काम क्या है? इसने फटाफट से सेल्स को लॉन्गर कराना है ना। अब क्या होगा? अब हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ के सेल्स ये ग्रो करी जा रहे हैं, दूसरी में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ये ग्रो करी जा रहे हैं। ग्रो करते करते क्या होंगे?
सेल एलोंगेट हो रहा है और बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमें अपीयर हो रही है ना बेंडिंग, उसका एक्चुअल फिनोमेना ये ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन करा रहा है बेंडिंग, ठीक है। क्योंकि टैनिंग के डर से ये शेडी पार्ट में चला जाता है, जहाँ पे शेड है उधर बैठता है ना, और फिर वहां पे क्या कराता है, सेल एलोंगेशन कराता है, जिससे अपीयर हो रहा है कि स्टेम बेंड कर रही है टुवर्ड्स द लाइट, बट एक्चुअल फिनोमेना नाउ यू नो। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने इस बार जल्दी अपना लेक्चर खत्म करा हो और आपके लिए ये रिवीजन सही रहा हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।